हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 68 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लगभग 68 क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि आपका इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सब कवर हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित में से किस तिथि से प्रभाव में आया हुआ समझा जाएगा, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। सही आंसर इसका ए आएगा 28 सितंबर 1993। धारा 1 में कहा गया कि 28 सितंबर 1993 में प्रभाव में आया हुआ समझा जाएगा। इस अधिनियम का विस्तार क्या है? वैसे तो आजकल पूरे हर अधिनियम पूरा भारतवर्ष में विस्तार हो जाएगा, तो इसका जो आंसर सही आंसर सी आएगा, संविधान के 7वीं अनुसूची में सूची 1 व 2 में वर्णित प्रविष्टियों से संबंधित मामलों में जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में ये लागू हो जाएगा। वैसे तो आजकल संपूर्ण भारत में ये लागू है। जब से आर्टिकल जो हमने हटा दिया 370, तब से तो पूरा अधिनियम जो है पूरे भारत में ये लागू रहता है। अधिनियम के उद्देशिका में मानव अधिकारों के अधिक संरक्षण के लिए यह अधिनियम निम्नलिखित में से क्या गठन का प्रावधान करती है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय, उपरोक्त सभी। तो इस पाठ के अंतर्गत इस अध्याय में ये सब है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भी होता है, राज्य मानव अधिकार का भी, और मानव अधिकार न्यायालय का भी। तो डी आंसर आएगा। अधिनियम के अंतर्गत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है तो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय, अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन गठित अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग से है? तो ये जितने भी आयोग संबंधित धारा है, ये धारा 3 में कहा गया है। ये जो है धारा 3 के अंतर्गत गठित आयोग से इसका संबंध है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के, अब देखो संविधान के पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है, ये आपको बताना। तो संविधान में कहां पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का वर्णन है? तो ये आर्टिकल 338 में। संविधान में बात किया तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। सही आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन गठित महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से है? तो इसमें से आपको बताना है। तो जो भी राष्ट्रीय आयोग पूछा जाएगा धारा 3 के अंतर्गत आप लेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक का अभिप्राय पा होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा में उसे दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में लोक सेवक का धारा 21 में वर्णन किया जाता है। अभी इस आईपीसी को बदल दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा जरूर देख लेंगे इस चीज को, लेकिन पुराने आधार पर देखा जाए तो आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक का वर्णन किया गया। इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? 37, 39, 43 या 47? सही आंसर इसका सी आएगा। इस अधिनियम में जो है 43 धाराएं हैं और अध्याय पूछेगा तो याद रखेंगे 8 अध्याय हैं इसमें। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के किस धारा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन का प्रावधान आपको देखना है कि किस अध्याय में किया गया है, धारा में किया गया। तो धारा 3 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन की बात की गई है। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है? याद रखें, कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अब इसमें से आपको चयन करना था। सही आंसर इसका सी आएगा। इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनेगा। अब पहले ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय का केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोला है,
सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष नहीं। यहाँ पर आएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये तो नहीं, ये सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष नहीं। नहीं, केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही आंसर है। भारत का मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया, वही इसका अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन इसका सी आएगा। और लास्ट वाला केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये तो होगा नहीं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं हो सकेगा? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त सभी हो सकेंगे। तो यहाँ पर डी आंसर आएगा, ये सब के सब इसके सदस्य हो सकते हैं या होंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है। राष्ट्रीय आयोग में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसके व्यवहारिक अनुभव हो? इसमें आपको बताना है 1, 2, 3 या 5। सही आंसर इसमें 3 आएगा। 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से एक महिला होना अनिवार्य है, जिसमें से जिनको मानव अधिकार संबंधित मामलों का ज्ञान हो। राष्ट्रीय आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ होगा? तो ये अधिकांश जो कार्यालय होते हैं नई दिल्ली में होता है, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। इसका कार्यालय कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अधिकांश जो हमारे यहाँ पर अधिकांश जो होता है, हमको मालूम है राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आंसर इसका आ जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित सिफारिश समिति के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको बताना है। सही आंसर इसमें आएगा सी आएगा, 5 सदस्य होंगे। माने आयोग के मुझे सिफारिश समिति की बात किया जाए तो सिफारिश समिति में एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो सिफारिश समिति के अध्यक्ष याद रखेंगे प्रधानमंत्री। इसमें सिफारिश समिति का अध्यक्ष जो कि इन लोग का अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, जो सिफारिश करते हैं, उसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। एक चीज याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के अलावा जो 5 सदस्य होते हैं उसमें प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होगा और 5 सदस्यों के पहला जो होगा लोकसभा का अध्यक्ष जो सदस्य होगा, और दूसरा जो होगा गृह मंत्रालय का एक प्रभारी मंत्री उसका सदस्य होगा, तीसरा होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता, चौथा होगा राज्यसभा का विपक्ष का नेता और पांचवा जो सदस्य होगा इस समिति का वो होगा राज्यसभा का उपसभापति। तो मैंने कहा अध्यक्ष तो होगा प्रधानमंत्री नियुक्ति के, यहाँ पर एक मैंने कहा था एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ये भी सदस्य होता है, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री भी सदस्य होता है, और लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति, ये सब के सब सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आप भूले ना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के किस आधार पर हटाया जा सकेगा? इसमें से आपको बताना है कदाचार अक्षमता उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, उसे कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसे हटाया जा सकेगा। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके आदेश से हटाया जा सकेगा? माने किसके आदेश से हटाया जा सकेगा? तो इसको जो हटाने वाला राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति अब स्वमेव नहीं हटाता, राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट उसको सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय सिफारिश करे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति हटाएगा। इसके लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करता है और जांच करने के बाद राष्ट्रपति को निर्देशित करता है या सिफारिश करता है, तब राष्ट्रपति हटाएगा, अन्यथा नहीं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कदाचार संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी? इसमें से आपको बताना है, पहले ही मैं बता चुका हूं, उच्चतम न्यायालय भी आएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा पेश की जाती है। क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कदाचार या अध्यक्षता के अलावा निम्नलिखित में किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा? ये आपको बताना है कि ये तो है अयोग्यता और कदाचार तो हो गया, इसके अलावा दिवालिया हो गया हो, शारीरिक दुर्बलता हो, विकृत चित्त हो, ये तीनों आ जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। या तो दिवालिया घोषित कर दे,
या तो शारीरिक दुर्बल हो या विकृत चित्त हो तो हटाया जा सकेगा। आयोग के सदस्य को हटाए जाने संबंधी प्रावधान अधिनियम में किस धारा में है, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा इनके धारा 5 में आयोग के सदस्यों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदावधि संबंधी प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है, ये आपको बताना है कि पदावधि इनका कितना होगा, किस धारा में इसका वर्णन किया गया है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, धारा 6। धारा 6 में आयोग के सदस्यों के पदावधि संबंधी अधिनियम की धारा है। क्वेश्चंस आपके सामने है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसमें से आपको बताना है 3, 5, 6 या 10 वर्ष, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 3 वर्ष होता है। पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन अभी घटाकर वर्तमान में संशोधन किया गया और संशोधन करके आयोग अध्यक्षों का सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, कितने वर्ष की आयु तक पद में बने रह सकते हैं। अधिकांश जितने समिति होती है और जितने वो होते आयोग होते हैं उनके 65 वर्ष होते हैं, लेकिन इनका 70 वर्ष है। इसमें याद रखेगा, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, 70 वर्ष तक पद धारण करके रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित किस परिस्थिति में आयोग के सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है या उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इसमें से आपको बताना है, अध्यक्ष की मृत्यु होने पर, अध्यक्षों को त्यागपत्र देने पर, अन्यथा प्रकार से उनके पद रिक्त होने की दशा में। तो सही आंसर दिया जाएगा, कॉमन क्वेश्चन से इस सब परिस्थिति में सदस्य जो है अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष जब अवकाश के कारण अनुपस्थित हो या अन्यथा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब आयोग के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने का प्राधिकृत कौन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राधिकृत कौन करेगा। तो सही आंसर इसका ए आएगा, तब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अधिनियम की किस धारा में आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निर्बंधन संबंधित प्रावधान है। उनके सेवा शर्तों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 8 में उनकी सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है, सदस्यों के सेवा शर्तें, रिक्तियां, आयोग की कार्यवाहियों का या विधि मान्यता होना या प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन किया जाना, आयोग के अधिकार एवं अन्य कर्मचारी। इसमें से आपको बताने हैं कि 29 का आंसर क्या आएगा। सही आंसर जैसे फिर से यहाँ पे दिखा दूं कि इसमें है अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान। अधिनियम की धारा 10 में क्या प्रावधान है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 10 में जो प्रावधान किया गया है वो आपका आता है ये सी वाला, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन किया जाएगा। हमने किस प्रक्रिया द्वारा आयोग द्वारा विनियमन किया जाएगा उसका वर्णन करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव निम्नलिखित में से कौन होगा, ये आपको बताना है कि कौन होगा इसका महासचिव। भारत सरकार कैबिनेट सचिव का श्रेणी का अधिकारी, भारत सरकार के सचिव के श्रेणी का अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, भारत सरकार के सचिव के श्रेणी का अधिकारी जो होता है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव के रूप में कार्य करता, माने इसकी जो वो होगा वो सचिव के श्रेणी का होना चाहिए। सचिव नहीं, भारत सरकार के सचिव के श्रेणी का ही अधिकारी इसमें काम करेगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करेगा। किस प्रकार कर सकता है, स्वप्रेरणा से, पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर टी आएगा, उपरोक्त सभी ढंग से वो काम करेगा। वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करेगा। उस न्यायालय की अनुमति से, उच्चतम न्यायालय की अनुमति से, उस न्यायालय की अनुमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखो राष्ट्रीय अगर एक न्यायालय में, एक चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, अगर वहां पर मानव अधिकार संबंधित कोई काम चल रहा है, कोई सुनवाई चल रही है, तब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप कब करेगा, तो ए वाला आएगा, उस न्यायालय की अनुमति से ही करेगा, अन्यथा नहीं। डबल ओवरलैपिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि
अगर इस प्रकार ये हस्तक्षेप करने लगा तो सर्वसर्वा बन जाएगा, राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग ही सर्वसर्वा बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको अनुमति लेनी होगी, जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है इसी के बाद हस्तक्षेप कर सकेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्वेश्चन है, आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकेगा? ये क्वेश्चन यहाँ पर था। राज्य सरकार का नियंत्रण, किसी जेल का निरीक्षण, मानव अधिकार क्षेत्र का अनुसंधान, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, तो सभी काम डी आ जाएगा 33 का आंसर, कि सभी काम वो कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं इसको लेके चल रहा हूं। आयोग इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय कर सकता है साक्ष्यों को आहूत करना, साक्ष्यों का शपथ पर परीक्षा, साक्ष्यों के परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, उपयुक्त सभी। तो साफ कॉमन क्वेश्चन से इसमें डी वाला आंसर आ जाएगा। ये सब कर सकता है, साक्ष्यों को आहूत कर सकता है, साक्ष्यों का शपथ पर परीक्षा कर सकता है और साक्ष्यों के परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है, मतलब सब काम ये कर सकता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, इस अधिनियम की धारा 14 प्रावधान करती है। तो 14 इसमें आपको देखना है कि क्या प्रावधान करती है, ये आपको बताना है। आयोग के कृत जांच की शक्तियां, अनुसंधान परिवादों की जांच, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अधिनियम की धारा जो 14 है वो अनुसंधान पर विचार करती है। जांच के किसी प्रकरण पर आयोग किसी व्यक्ति के आचरण में बारे में जांच करना आवश्यक समझता है तो वह उस व्यक्ति को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा। यह प्रावधान किस धारा में कहा गया है? तो अवसर देने की धारा जो है धारा 16 में उसको अवसर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय सरकार या उनके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से सूचना या प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस सीमा के भीतर मंगवा सकेगा? ये आपको बताना है कि 15 दिवस, 30 दिवस, 90 दिवस, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो कोई समय सीमा इसमें नहीं दी गई है, तो इसमें डी आएगा, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। आयोग इस अधिनियम के अधीन आयोजित जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित में से क्या कदम उठा सकता है? अभियोजित की सिफारिश, पीड़ितों या उसके परिवार तुरंत राहत की सिफारिश, आवश्यक न्यायालयीन कार्रवाई, उपरोक्त सभी। देखो, आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं, बाकी ये सब अधिकार, मतलब डी वाला आंसर 38 का डी वाला आंसर आएगा। वो आवश्यक न्यायाधीश कार्रवाई कर सकता है, न्यायालयीन कार्रवाई कर सकता है, पीड़ितों को उसके परिवार तुरंत राहत की सिफारिश कर सकता है या अभियोजन की सिफारिश कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अधिनियम की किस धारा में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है? तो सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान की बात करता है, तो इसमें जो आएगा ये सी वाला धारा 19 में, धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों को केंद्र सरकार यदि आयोग की सिफारिशों पर की गई है या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन एवं अनुशंसाओं की स्वीकार नहीं करता तो निम्नलिखित में किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? अब यहाँ पर दिक्कत आता है कि केंद्र सरकार को उसने सिफारिश किया और सिफारिश को केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करे क्योंकि उसके खिलाफ हो रहा है, तो अब वो क्या करे? तो यहाँ पर आपको बताना, तो सही आंसर ये संसद के प्रत्येक सदन, माने लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग रखेगा, माने संसद के प्रत्येक सदन में उसको रख सकता अनुशंसा को, अगर केंद्र सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया है, तो अभी तक हमने धारा 3 में केंद्रीय मानव अधिकार का बताए थे। अब राज्य मानव आयोग का अधिकार गठन की बात है तो धारा 21 में किया गया है। राज्य मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष क्या होगा? जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर अध्यक्ष होता है, तो राज्य न्यायालय के क्या होगा? तो बी वाला आ जाएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। यहाँ पर आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन होगा? तो सदस्य जो होगा तो उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएंगे। भाई सदस्य की बात कर रहे हैं तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, ये सबके सब आ जाएंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जैसे वहां पर राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर कौन करेगा? यहाँ पर उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा। क्वेश्चन है, राज्य आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वहां पर प्रधानमंत्री होता था, तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर उसका होगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, यहाँ पर कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा।
राज्य आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित सिफारिश समिति के अध्यक्ष के अलावा सदस्य कौन होंगे? तो वहाँ 5 सदस्य होते हैं। इसमें विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, राज्य के गृह मंत्री, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। राज्य आयोग का अध्यक्ष या किसी सदस्य को किस आधार पर उसको हटाया जा सकता? तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है इसमें, कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। राज्य आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके आदेश से हटाया जा सकेगा? अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप लगा दोगे यहाँ पर राज्यपाल, तो गलत हो जाओगे। यहाँ पर जो हटाने की नियुक्ति जरूर राज्यपाल कर रहा है, लेकिन हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करेगा, वो भी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश, उच्च न्यायालय नहीं, यहाँ भी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ही वह राष्ट्रपति इनको हटाएगा, अन्यथा नहीं हटाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है, राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है। जिस प्रकार केंद्रीय आयोग का कार्यकाल का 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार राज्य आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष कर दिया गया है। पहले 5 वर्ष था, अब वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया गया, लेकिन आयु उतना ही है, 70 वर्ष। 70 वर्ष तक रहेगा, इसको रिटायर हो जाएंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष में सदस्य कितने वर्ष का ही प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा, तो उनका भी 70 साल है, तो इनका भी कितना होगा? 70 साल होगा। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में आयोग का सदस्य अध्यक्षों कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा? तो अध्यक्ष की मृत्यु, अध्यक्ष के पद त्याग, अब अवकाश का अनुपस्थित, तो डी वाला आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता, राज्य आयोग के सदस्यों का सेवा सत्य संबंधी प्रावधान किस धारा में है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, धारा 26 में बताया गया। राज्य आयोग का सचिव राज्य सरकार के निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अनिम्न अधिकारी होगा? मन उससे नीचे का नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सचिव के नीचे नहीं हो सकता। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना विशेष प्रतिवेदन निम्नलिखित में किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? अब यहाँ पर यह आएगा, आपको मतलब राज्य सरकार, वहां पर केंद्र सरकार को यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग अपना विशेष प्रतिवेदन निम्नलिखित में किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो यहाँ पर जो आएगा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार राज्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करवाएगी? राज्य सरकार अब वार्षिक प्रतिवेदन को जो करवाएगी वो विधानसभा, वो कहां प्रस्तुत करती? फिर वो विधानसभा में प्रस्तुत करवाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य सरकार के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, धारा 28 में। मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निम्नलिखित में से किसकी सहमति से विनिर्दिष्ट करेगी? मैंने सहमति किसका लेना पड़ेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका बी आएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर ही विशेष न्यायालय को उल्लंघन यहाँ पर विचारण के लिए मतलब सत्र न्यायालय, विशेष सत्र न्यायालय को यहाँ पर न्यायालय के रूप में माने मानव अधिकार उल्लंघन के अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए मानव अधिकार न्यायालय के रूप में जो घोषित करती है, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर ही। मानव अधिकार न्यायालय का उपबंध किस धारा में दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय का उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन से, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजन नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस आवश्यक है? तो लोक अभियोजन अधिकारी वह होता है जो बाकी वास्तव में सरकारी वकील होता है, जो मानव अधिकार उल्लंघन के लिए सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाता है। तो वास्तव में इनको कितने साल की प्रैक्टिस जरूरत होती है, ये आपको बताना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर कम से कम वो 7 साल का प्रैक्टिस किया हो और 7 साल को उसकी वकालत हुई, उन्हीं को विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मानव अधिकार न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजन का प्रावधान किस धारा में है? तो आपको धारा आपको बताना है कि किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर भी आएगा, धारा 37 में प्रावधान किया गया। अधिनियम की धारा 32 प्रावधान करती है, इसमें से आपको बताना है। तो ये विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन, भारत सरकार द्वारा अनुदान आयोग का कृत, तो इसमें से आपको बताना, तो भारत सरकार द्वारा अनुदान की बात करता है धारा 32। राज्य सरकार इस संबंध में कानून के अनुसार किसके द्वारा विनियोजित करने के बाद अनुदान के रूप में राज्य आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय करेगा जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझेगी, इसमें से आपको बताना है।
तो सही आंसर ए आएगा विधानसभा के जो है सिफारिश पर ही करेगा। लेखों का वार्षिक विवरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से तैयार किया जाएगा? तो लेखों का जो विवरण जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, जितना लेखों विवरण अधिकांश भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है। तो 63 का आंसर इसमें सी आएगा। क्वेश्चन है, आयोग निम्नलिखित में से किस मामले में जांच नहीं कर सकेगा? ये आपको बताना है। जो मामले अन्य आयोग के समक्ष लंबित है, अधिकारों के उल्लंघन के आरोप के 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद। ए और बी दोनों उपरोक्त सभी गलत है। सही आंसर सी आएगा। जो मामले अन्य आयोग में चल रहे उसका निरीक्षण नहीं कर सकता। अधिकारों के उल्लंघन के आरोप के 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो भी वो नहीं कर सकता। यहाँ पर सी वाला आंसर 64 का आंसर आपका सी वाला आंसर आएगा। मानव अधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन के लिए विशेष अन्वेषण दल गठित करने संबंधी प्रावधान किस धारा में किया गया है? सही आंसर बी आएगा। धारा 37 में ये विशेष अन्वेषण दल गठन की बात कही गई है। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग का सदस्य लोक सेवक होगा? ये आपको बताना है कि किस के अंतर्गत इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग का सदस्य लोक सेवक होता है। इसमें से आपको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। सही आंसर सी आएगा धारा 39 में। भारत सरकार इस अधिनियम को उपबंधों पर निष्पादित करने के लिए किस धारा के अंतर्गत नियम बना सकती है? नियम बनाने का जो वो दिया गया है ये धारा 40 के अंतर्गत दिया है गया। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत इस अधिनियम को उपबंधों को निष्पादित करने के लिए नियम कौन बना सकेगा? तो नियम बनाने का यहाँ पर नियम कौन बना सकेगा इसमें आपको बताया, तो भाई राज्य सरकार ही बना सकेगा। मैंने यहाँ पर आएगा कि राज्य सरकार ही क्या बना सकेगा? नियम बना सकेगा धारा 41 के अंतर्गत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।